मुझे लगा कि मैं जिस अपार्टमेंट में मूव हो रही हूँ उसका रेंट जो है वो सिर्फ 400 यूरोज है, लेकिन बाय द टाइम मैं उस अपार्टमेंट में एक्चुअली मूव हुई तो मुझे पता चला कि फिनलैंड में हाउसिंग अपार्टमेंट्स में बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती हैं जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताता। अगर आप लोग मेरी वीडियो जो है वो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम जो है वो सोहा है। मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ और अब मैं जो है वो फिनलैंड में रहती हूँ फ्रॉम ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स। मैं फिनलैंड जो है वो मास्टर्स करने के लिए आई थी इन 2022 एंड मैंने मास्टर्स किया हुआ है इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स ऑन अ फुल स्कॉलरशिप। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि जो है वो स्टूडेंट हाउसिंग और प्राइवेट हाउसिंग में जो है वो कौन कौन सी हिडन कॉस्ट होती हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली आपको कंसिडर करनी होती हैं जब भी आप कोई हाउस जो है वो रेंट पे ले रहे हो फिनलैंड में। और मैं आपको जो है वो एग्जैक्ट पैसे बताऊंगी कि मैं क्या रेंट पे करती हूँ और क्या क्या कॉस्ट है जो मुझे एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम रेंट जो है वो प्राइवेट हाउसिंग में पे करनी पड़ती हैं। तो ये वीडियो जो है वो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की हैं कि आप लोग पैसे भी कैसे सेव कर सकते हैं और मैंने एक एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से बताई है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी हिडन कॉस्ट के बारे में बताऊंगी जो कि एक्चुअली इन्वॉल्व होती हैं जब आप लोग फिनलैंड में कोई भी हाउस जो है वो रेंट के ऊपर ले रहे होते हैं। और ये वो वीडियो है जो कि मैं चाहती थी कि किसी ने मेरे लिए बनाई हुई होती जब मैं फिनलैंड आ रही थी। जब आप लोग फिनलैंड आते हैं तो फिनलैंड में दो तरीके की हाउसिंग होती है, एक होती है स्टूडेंट हाउसिंग और एक होती है प्राइवेट हाउसिंग। तो अगर आप फिनलैंड में जो है वो एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं, बैचलर्स करने आ रहे हैं या फिर इवन अगर आप पीएचडी करने भी आ रहे हैं तो आप एलिजिबल होते हैं स्टूडेंट हाउसिंग के लिए। लेकिन अगर आप जो है वो फिनलैंड में आ रहे हैं ऑन अ वर्क परमिट, लाइक यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है वो एक जॉब मिल गई है, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होते स्टूडेंट हाउसिंग के लिए और उस केस में जो है वो फिर आपको प्राइवेट हाउसिंग ही कंसिडर करनी पड़ती है। सबसे पहले जो है वो बात करते हैं स्टूडेंट हाउसिंग की। तो फॉर एग्जांपल अगर आप तांपरे में रह रहे हैं तो वहाँ जो स्टूडेंट हाउसिंग होती है वो होती है टोआस। अगर आप लोग हेलसिंकी में रह रहे हैं तो वहाँ जो स्टूडेंट हाउसिंग होती है वो होती है हुआस। और इसी तरीके से हर सिटी की जो है वो अपनी स्टूडेंट हाउसिंग होती है और स्टूडेंट हाउसिंग में घर लेने के लिए आपको ऑलमोस्ट जो है वो 2 या 3 मंथ्स पहले जो है वो अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो आ रहे होते हैं स्टडी करने के लिए। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो क्यू में प्रायोरिटी होगी स्टूडेंट हाउसिंग के लिए। स्टूडेंट हाउसिंग में जो है वो आप लोग अकेले भी रह सकते हैं और आप लोग जो है वो शेयरिंग के ऊपर भी रह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 रूम शेयरिंग अपार्टमेंट्स भी होते हैं और 2 रूम शेयरिंग अपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि आपका अपना कमरा होता है, लाइक आपका अपना एक प्राइवेट रूम होता है, लेकिन जो बाकी चीजें होती हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक वॉशरूम है या फिर किचन है या फिर बैल्कनी है, वो सारी चीजें जो है वो आपकी सारी जो है वो शेयर्ड होती हैं। देन शेयर्ड अपार्टमेंट के अलावा जो है वो आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी होते हैं जो कि बेसिकली उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट में सीन इस तरीके का होता है कि किचन और जो बेडरूम है वो सब एक साथ ही होता है, लाइक एक बड़ा सा लाउंज टाइप एरिया होता है जहाँ पे एक साइड के ऊपर किचन बना हुआ होता है और एक साइड के ऊपर जो है वो आप अपना बेड वगैरह रख सकते हैं। और अगर किसी में बैल्कनी होती है और किसी में जो है वो बैल्कनी नहीं होती। देन उसके बाद जो है वो यहाँ पे 1 रूम अपार्टमेंट्स भी होते हैं एंड देन कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप बेसिकली फैमिली अपार्टमेंट्स कहते हैं, तो जिसमें एज अ फैमिली भी जो है वो पूरी वहां पे रह सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी फैमिली है और उसमें कितने लोग हैं। तो आप 1 रूम 2 रूम या 3 रूम या जितना मर्जी बड़ा चाहे आप घर ले सकते हैं। तो पैसे जो है वो ऑफकोर्स उसके अकॉर्डिंगली होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कोई हाउस रेंट के ऊपर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे स्टूडेंट हाउसिंग की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो है वो कुछ हाउसिंग जो है वो विद फर्नीचर होते हैं और कुछ जो है वो विदाउट फर्नीचर होते हैं। तो यूजुअली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो हाउसिंग जो है वो विद फर्नीचर लें, सो ताकि जब जैसे ही वो लैंड करें फिनलैंड के अंदर तो उनके पास एक्चुअली एक बेड हो सोने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जिनको जो है वो फर्निश अपार्टमेंट्स नहीं मिल पाते फॉर एनी रीजन और उनको जो है वो अनफर्निश अपार्टमेंट लेना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो अपार्टमेंट था तांपरे के अंदर वो अनफर्निश था। तो इवन अगर आपके पास अनफर्निश अपार्टमेंट भी है तो भी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी जो फर्नीचर है सेकंड हैंड आपको बहुत इजीली मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंज स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कि एक्चुअली 5 या 6 मंथ्स के लिए आते हैं। तो जब वो फिनलैंड आते हैं तो ऑफकोर्स वो अपने लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और जब वो फिनलैंड से जा रहे होते हैं तो वो बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री में गिव अवे कर देते हैं, तो वो आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं। इवन आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, tory.fi के ऊपर
पर भी सर्च कर सकते हैं। एंड देन हर सिटी का एक रोज कलावा ग्रुप होता है जो कि बेसिकली वहां पे वो लोग वो चीजें पोस्ट कर रहे होते हैं जो कि वो फ्री में गिव अवे करें। तो फॉर एग्जाम्पल रोज कलावा तांपरे का ग्रुप फेसबुक ग्रुप है, रोज कलावा पोरी का ग्रुप है। इसी तरीके से हर सिटी का अपना एक रोज कलावा का ग्रुप होता है जिसमें वो सारी चीजें जो है वो फ्री में ही गिव अवे कर रहे होते हैं। तो वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो लोग बहुत सारी चीजें जो है वो आपको फ्री में भी गिव अवे कर देते हैं। तो इवन अगर आपके पास अनफर्निश्ड भी अपार्टमेंट है तो उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप अपने लिए सारी चीजें अरेंज कर सकते हैं। और मैं तो इवन जब पाकिस्तान से फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं फिनलैंड आ रही थी तो मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान से बैठे हुए ही फिनलैंड में जो लोग थे उनसे दोस्ती कर ली थी, जो मोस्टली जो पाकिस्तानी थे उनसे मैंने दोस्ती कर ली थी। तो एक बंदा था जिससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो मेरे लिए जो है वो सिर्फ गद्दे का अरेंजमेंट कर सके, क्योंकि मैं जिस दिन आऊंगी ताकि मेरे पास वहां पे सोने की जगह हो। तो उसने मेरे लिए एक गद्दे का अरेंजमेंट ऑलरेडी करके रखा था और मेरे पास ऑलरेडी जो है वो गद्दा मौजूद था इवन बिफोर आई लैंडेड इन फिनलैंड। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने कनेक्शंस ऑलरेडी बना सकते हैं। और आप लोग जो है वो यहाँ पे बहुत सारी सेकंड हैंड शॉप्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल यूएफएफ है और बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स होती हैं जहाँ पे आप लोग जो है वो चीजें ले सकते हैं। इवन IKEA के ऊपर भी जो है वो आपको किचन का सामान जो है वो बहुत ही चीप मिलता है। लाइक जो प्लेट्स होती हैं वो आपको ऑलमोस्ट 0.5 यूरोज में मिल जाती हैं। जो ग्लासेस होते हैं वो भी आपको, ग्लासेस और मग्स दोनों वो आपको 0.5 यूरोज के मिल जाते हैं। तो इवन आप नई चीजें बहुत चीपली जो है वो वहां से भी खरीद सकते हैं। तो मैं पर्सनली जो है वो रिकमेंड करूंगी, अगर आप में से कोई एज अ स्टूडेंट फिनलैंड आ रहा है तो वो जो है वो शेयरिंग के ऊपर ही रहे, क्योंकि बहुत सारे जो है वो आपकी सेविंग हो जाती है पैसों के हवाले से। और यूजुअली आप लोग प्रेफर करें कि आप लोग जो है वो एक फर्निश्ड अपार्टमेंट ही ले लें। और अगर अनफर्निश्ड अपार्टमेंट भी आप लेते हैं तो मैंने आपको डिफरेंट जो अभी बहुत सारी वेबसाइट्स बताई हैं और मार्केट प्लेसेस मैंने बताई हैं, तो वो वहां से जो है वो आप लोग बहुत ही चीप तरीके से जो है वो अपने लिए फर्नीचर, किचन के सामान, बेड, जो भी चीजें हैं वो वहां से आप इजीली जो है वो ले सकते हैं। और यूजुअली जो कमरे होते हैं उसके अंदर जो है वो कबर्ड ऑलरेडी बना हुआ होता है जिसके अंदर आप अपने कपड़े रख सकते हैं। तो आपको कबर्ड लेने की जो है वो यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो एज अ स्टूडेंट जब आप आते हैं तो आपके पास जो है वो एक अपर हैंड होता है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो आपके रेंट के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो सिर्फ आपको एक एडवांस पेमेंट करनी होती है और आपको बस हर महीने जो है वो सिर्फ रेंट पे करना होता है और बाकी सारी एमिनिटीज जो है वो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। और अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हाउस में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुआस में रहती थी जो कि तांपरे की स्टूडेंट हाउसिंग सोसाइटी है, तो वहां पे जब आपको वॉशिंग मशीन यूज करनी होती थी या जब आपको सोना यूज करना होता था तो इनकी एक अपनी वेबसाइट है जहां पे आप लॉग इन करके अपने लिए एक टाइम स्लॉट बुक कर लेते हैं पहले ही, और फिर उस टाइम स्लॉट में जाके आप अपने कपड़े धो सकते हैं या फिर उस टाइम स्लॉट में जाके जो है वो आप अपना सोना कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज होती हैं और कभी भी इस तरह ऐसा नहीं होता कि जो है वो आप अपने स्लॉट के ऊपर गए हैं और कोई और कपड़े धो रहा। बहुत रेयरली ऐसा होता है, लेकिन फिर जो है वो हर एरिया का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ होता है। तो अगर आपको कोई परेशानी है या कोई भी चीज है आप उस ग्रुप के ऊपर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे हाउसिंग कंपनीज की एक हाउसिंग कमेटी भी होती है जो कि सारे इश्यूज और इन जो चैलेंजेस होते हैं जो भी लोग नए लोग आते हैं उनको रिजॉल्व करने में भी जो है वो हेल्प करती है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं फिनलैंड में तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जो है वो शेयरिंग में रहें, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जैसे ही लैंड होते हैं आपके पास जॉब नहीं होती और आपको पैसे जो है वो सेव करने होते हैं और आप लोग इसी तरीके से जो है वो अपने पैसे जो है वो सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं प्राइवेट हाउसिंग की तरफ जिसमें मैं अभी करंटली रहती हूँ। तो जब आप लोग प्राइवेट हाउसिंग में आते हैं तो ऑफ कोर्स रेंट जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट हाउसिंग। तो अभी जो करंटली मैं जिस हाउसिंग में रहती हूँ पोरी में, वहां पे जो मेरा रेंट है वो है 470 यूरोज पर मंथ और मैंने एक मंथ का जो है उसमें एडवांस पेमेंट की थी जो कि एक्चुअली था 470 यूरोज। तो लाइक 1 मंथ का रेंट जो है वो मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है पहले ही, जो कि एडवांस में है। देन यहाँ पे जो है वो सिर्फ रेंट नहीं होता, आपको हर चीज के जो है वो अलग से पैसे देने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट हाउसिंग में आपके पास जो है वो एक ये अपर हैंड है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सोना, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें जो है वो आपके रेंट के अंदर ही इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन प्राइवेट हाउसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें आपको हर चीज के अलग से पैसे देने होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 470 यूरोज जो है वो मेरे घर का रेंट है पर मंथ। देन उसके बाद मैं 10 यूरोज देती हूँ वाटर को यूज करने के, और तो मेरा रेंट टोटल बन जाता है 480 यूरोज पर मंथ। और वाटर के इवन दो मैं 10 यूरोज पर मंथ देती हूँ, लेकिन हर 3 महीने बाद जो है वो एक वाटर का बिल भी आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने जितना वाटर जो कि 10 यूरोज में कवर्ड है, अगर मैंने उससे ज्यादा पानी यूज कर लिया है तो मुझे जो है वो उसके अलग से पैसे देने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस अपार्टमेंट में 1 अक्टूबर 2025 को मूव हुई थी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 महीने का मेरे पास जो वाटर बिल आया था वो तो ऑलमोस्ट 37 यूरोज। तो लाइक मैंने 30 यूरोज ऑलरेडी वाटर के दिए हुए थे
इन 3 महीने के मगर मैंने उसके अलावा 37 यूरोज और दिए, तो टोटल 67 यूरोज मैंने 3 महीने के वाटर के बिल के पैसे दिए हैं, जो कि एक्चुअली रेंट में इंक्लूडेड नहीं होते। देन दूसरी चीज जो आती है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी आप किसी सिटी में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो आपके रेंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती और आपको खुद से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाना पड़ता है विद एनी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अच्छा, अब एक मैं ऐसी चीज बताने लगी हूँ जो कि मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। वो ये थी कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो आपको 2 तरीके की कॉस्ट देनी पड़ती है। एक तो वो कॉस्ट होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी उस जो कि आप जितनी यूज करें, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी कंजम्पशन कॉस्ट होती है, उसका एक अलग बिल आता है। देन एक कंपनी होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके घर तक, तो वो आपको एक अलग बिल भेजती है। तो बेसिकली आपके पास एक कंजम्पशन कॉस्ट होती है और एक होती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो यूजुअली कंजम्पशन कॉस्ट जो है वो मेरी इतनी नहीं आती, जो कि एक्चुअली डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर भी। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो यहाँ पे पोरी में काफी ज्यादा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 14 या 15 यूरोज बेस कॉस्ट है, यार 14 to 15 यूरोज लाइक बेस कॉस्ट है। लाइक नो मैटर मैं कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करूं, मुझे हर महीने 15 यूरोज लाजमी देने हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इन एडिशन टू जो भी मैंने जितनी इलेक्ट्रिसिटी मैंने कंज्यूम की है उसके अलावा। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी जो है वो आप लोग डिफरेंट तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऐसी होती है जिसमें आपके पर आवर जो है वो कांस्टेंट प्राइस होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कांस्टेंट फिक्स प्राइस होती है, जिसमें तो फॉर एग्जाम्पल लाइक हर घंटे आपके सपोज 8 सेंट्स है, तो नो मैटर क्योंकि हर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो है वो एक्चुअली फ्लक्चुएट करती हैं घंटे टू घंटे। तो अगर आप लोग ने फिक्स इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो उस केस में क्या होगा कि आपके अगर 8 सेंट्स है फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस, तो आपके हर घंटे 8 सेंट्स ही प्राइस जो है वो काउंट होगी। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक जो है वो ये आ जाता है, तो क्योंकि जब प्राइस इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएट होती है तो कभी जो है वो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो बहुत कम हो जाती है, लाइक ऑलमोस्ट जीरो भी हो जाती है। तो उस केस में भी अगर आपने फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो भी आप फिक्स इलेक्ट्रिसिटी ही जो है वो पे कर रहे होंगे, आप लोग लो प्राइस पे नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपने फिक्स कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो एक्चुअली फिक्स नहीं है, बल्कि वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो उसमें ये होता है कि हर घंटे मेरी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो चेंज होती है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि इसका जो है वो अपना एक ऐप होता है जिससे आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी हर घंटे जो है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे कभी कपड़े धोने होते हैं, तो सिंस कपड़े धोने का काम एक ऐसा काम है जिसमें वॉशिंग मशीन थोड़ी देर तक चलती है, जिसमें पानी जो है वो थोड़ा ज्यादा यूज होता है, तो मैं यूजुअली ऐप में देखती हूँ कि किस घंटे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो कम होने वाली है, ताकि मैं उसी वक्त जो है वो वॉशिंग मशीन चलाऊं और उसी वक्त जो है वो मैं कपड़े धोऊं। तो विंटर्स के टाइम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती हैं अगर आप लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी यूज करें मेरी तरीके की। तो उसमें ये होता है कि सिंस विंटर में जो है वो बर्फ बहुत ज्यादा होती है और विंड नहीं होती, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट नहीं हो रही होती। फॉर एग्जांपल लाइक विंड टर्बाइंस नहीं चल रहे होते और हर जगह बर्फ जमी हुई होती है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रही होती है हीट प्रोवाइड करने के लिए। तो यूजुअली विंटर्स में अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट वाला इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो हर जो आवर है उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसी तरीके से प्राइस जो है वो गर्मियों में काफी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं तो मेरे जो लास्ट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आया है, लाइक जितनी मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है वो है बेसिकली 1.36 यूरोज। लेकिन यहाँ पे जो पूरी एनर्जी है वो कंपनी जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है उनकी बेस कॉस्ट ही जो है वो 15 यूरोज है। नो मैटर आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की हुई हो, तो उसकी मुझे जो प्राइस आई है वो है 16.5 यूरोज। तो लाइक जो भी बेस कॉस्ट होती है वो प्लस उनको आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है तो उनको उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी है। तो मुझे ऑलमोस्ट 16.5 यूरोज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के आए हैं और 1.36 जो है वो जो मेरे कंजम्पशन के हैं। तो अप्रोक्सीमेट समझ लें 17 to 18 यूरोज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो मैं पे कर रही होती हूँ इन एडिशन टू 480 यूरोज ऑफ माई बिल। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर तो जो है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। उसके बाद आ जाता है इंटरनेट चार्जेस। तो स्टूडेंट हाउसिंग में जो है वो बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलता है। अप्रोक्सीमेटली जो मेरा इंटरनेट की स्पीड थी वो थी 100 मेगाबिट पर सेकेंड तांपरे के अंदर और वो मेरी रेंट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड थी।
लेकिन जब आप लोग एक प्राइवेट हाउसिंग में रहते हैं तो रेंट जो है वो यूजुअली जो इसकी कॉस्ट होती है इंटरनेट की, वो आपके रेंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है, और कहीं पर इंक्लूडेड होती है लेकिन बहुत ही लो स्पीड होती है। तो अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो उसके लिए आपको खुद से जो है वो पैसे देकर अपना पैकेज जो है वो इंक्रीज करवाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जिस हाउसिंग में रह रही हूँ यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड ऑलरेडी जो कि रेंट में इंक्लूडेड है वो है 10 मेगाबिट पर सेकेंड। अच्छा, मेरे लिए सिंस मैं अकेले रहती हूँ तो मेरे लिए ये स्पीड 10 मेगाबिट पर सेकेंड जो है वो मोर देन इनफ है, तो मैंने अपने लिए कोई हाई पैकेज नहीं लिया हुआ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टूडियो अपार्टमेंट है तो अगर यहाँ पे 2 या 3 लोग एक साथ रह रहे हैं और वो बहुत ही कोई हाई काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको हाई स्पीड की जरूरत है, तो वो फिर देन जो है वो इंटरनेट कंपनी के पास जा सकते हैं एंड देन वो खुद से जो है वो कोई पैकेज बाय कर सकते हैं डिपेंडिंग कि उनको कितनी स्पीड चाहिए। तो वो पैकेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली रेंज करेगा बिटवीन 25 to 30 यूरोज। तो इसके अंदर आपको जो है वो एक अच्छा इंटरनेट पैकेज मिल जाएगा जिसमें 100 मेगाबिट पर सेकंड या 200 मेगाबिट पर सेकंड की आपको स्पीड जो है वो इजीली मिल जाएगी। इंटरनेट स्पीड के अलावा जो और हिडन कॉस्ट आती हैं वो है हमारे पास हाउसिंग इंश्योरेंस। तो हाउसिंग इंश्योरेंस आपको लेनी होती है यूजुअली 1 साल के लिए, यानी कि जितने टाइम के लिए आप मिनिमम जो है वो स्टे कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो है हाउसिंग इंश्योरेंस बाय की थी, जो कि एक कंपनी है लाहित आपकीओला, वहां से बाय की थी, जो कि मुझे 1 साल की पड़ी थी ऑलमोस्ट 120 यूरोस। और वो आपको इस घर में दाखिल होने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं हाउसिंग कंपनी को कि आपने जो है वो इंश्योरेंस बाय कर ली है, और तभी जो है वो आप इस घर के अंदर दाखिल होते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है, जब भी आप कोई हाउस जो है वो रेंट के ऊपर ले रहे हो तो उसमें आपको एक चीज ये देखनी चाहिए कि उसमें क्या कोई ऐसा तो क्लॉज नहीं लिखा हुआ कि इस हाउस में आपको मिनिमम इतने टाइम तक स्टे करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जिस घर में रह रही हूँ इसमें था मेरा मिनिमम स्टे 1 ईयर, कि आपको मिनिमम 1 साल के लिए रहना है। अगर आप उससे पहले जो है वो आप घर छोड़ते हैं तो आपको 1 महीने का रेंट जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बेसिकली रहना तो 1 साल से ही 1 साल तक था, लेकिन सिंस मेरा जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ और मैं यहाँ पे अकेले जो है वो इतना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं जो है वो अब ये घर छोड़ रही हूँ। सिंस मैं ये घर जो है वो 1 साल से पहले छोड़ रही हूँ तो मैंने 1 महीने का रेंट जो है वो एक्स्ट्रा दिया है। तो और मैंने अभी रिसेंटली जो रेंट पे किया है वो है, मैंने पे किया है 950 यूरोस, क्योंकि मैंने 1 महीने का रेंट जो है वो ज्यादा दिया क्योंकि मैं जो है ये 1 साल से पहले छोड़ रही हूँ, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 1 साल से पहले अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 1 महीने का रेंट जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा। तो अभी मेरे दिल के ऊपर जो है वो बहुत जोर का झटका लगा था जब मेरे अकाउंट से जो है वो लाइक लिटरली 950 यूरोस जो है वो जा रहे थे। लेकिन मैंने इस घर में जो है वो 470 यूरोस लाइक 1 महीने का रेंट एज एन एडवांस पेमेंट भी दी हुई है। तो जब ये घर में फाइनली छोड़ के जाऊंगी तो मुझे वो 470 यूरोस एक्चुअली वापस मिल जाएंगे, जो कि मैंने एडवांस पेमेंट की हुई थी। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है वो है हमारे पास वॉशिंग मशीन एंड सोना। तो अभी मैं जिस हाउसिंग में रहती हूँ यहाँ पे जो है वो वॉशरूम के अंदर ऑलरेडी एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो मैं जब ये अपार्टमेंट ढूंढ रही थी तो मैंने ये मेक श्योर किया था कि मैं ये देखूं कि या तो घर के अंदर ऑलरेडी वॉशिंग मशीन मौजूद हो, और अगर घर के अंदर वॉशिंग मशीन नहीं है तो जिस अपार्टमेंट के अंदर जो है, जिस बिल्डिंग के अंदर लाइक जो घर है उसके अंदर कोई ऐसी वॉशिंग मशीन हो जो कि कॉमन वॉशिंग मशीन हो, जो कि सब लोग यूज कर सके। क्योंकि मेरे पास खुद की अपनी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पहले स्टूडेंट हाउसिंग में रहती थी तो वहां पे भी वॉशिंग मशीन थी, तो मुझे आज तक कभी नीड हुई नहीं अपनी पर्सनल वॉशिंग मशीन बाय करने की। तो मैं जिस घर में रहती हूँ यहाँ पे ऑलरेडी वॉशिंग मशीन है, तो मैं वही वॉशिंग मशीन जो है वो यूज कर लेती हूँ, और उसको मैं यूजुअली तभी यूज करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो कम है। लेकिन मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ यहाँ पे जो है वो टॉप फ्लोर के ऊपर जो है वो एक वॉशिंग मशीन भी है जो कि इस बिल्डिंग के लोग यूज कर सकते हैं, और एक सोना रूम भी है। लेकिन वॉशिंग मशीन जो है वो फ्री नहीं है यूज करने के लिए। हर एक वॉश के लिए जो है वो आपको 2 यूरो पे करने पड़ेंगे। तो वहां पे ऊपर एक शीट लगी हुई है जहां पे आप अपना नाम लिख सकते हैं कि आपने कितनी मरतबा कितने टाइम जो है वो वॉशिंग मशीन यूज की है, और हर एक वॉश के लिए जो है वो आपको 2 यूरो जो है वो पे करने पड़ेंगे, जो कि एक्चुअली कॉस्टली है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस के अकॉर्डिंगली देखें तो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो अगर जब मेरे पास बिल्कुल सेंट्स में होती है, लाइक बहुत कम होती है, तभी मैं जो है वॉशिंग मशीन यूज करती हूँ। तो 2 यूरो जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपनी पर्सनल वॉशिंग मशीन घर वाली यूज करूँ तो मुझे काफी चीप पड़ेगी। दूसरा जो है वो यहाँ पे जो सोना है वो भी फ्री नहीं है यूज करने के लिए। आपको जो है अगर आप सोना यूज करना चाहते हैं तो आपको महीने के 10 यूरो देने पड़ेंगे सोना को यूज करने के लिए, और आप हफ्ते में जो है वो 1 मरतबा सोना यूज कर सकते हैं उन 10 यूरोस के अंदर। अब अगर हम लोग टोटल कॉस्ट गिने कि अगर आप किसी प्राइवेट हाउसिंग में रहते हैं तो टोटल आपको कितनी कॉस्ट देनी पड़ती है, तो सबसे पहले आ जाता है रेंट जो कि है 470 यूरोस। उसके बाद आता है वाटर जो कि एक्चुअली ऑलमोस्ट 20 यूरोस होता है, इंक्लूडिंग कि आपने कितना वाटर जो है वो यूज किया है।
देन उसके बाद अगर आप इंटरनेट पैकेज लेते हैं हाई स्पीड का, जो कि ऑलमोस्ट 20 to 30 यूरोज होता है। देन उसके बाद जो है वो अगर आपकी अपने पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है और आप महीने में फॉर एग्जांपल 2 या 3 मरतबा कपड़े धो रहे हैं, तो उसके 5 और 6 यूरोज जो है वो आप खुद से इसमें ऐड कर लें। देन उसके बाद अगर आपको सोना लेना है तो आप महीने के 10 यूरोज जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर लें। देन उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी भी पे करनी होती है, जो कि महीने का अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप सिंगल पर्सन है तो अप्रॉक्सीमेटली महीने का रेंट इलेक्ट्रिसिटी के जो पैसे आते हैं वो है बेसिकली ऑलमोस्ट 20 to 25 यूरोज आपके आते हैं। तो अगर हम इन सारे चीजों को ऐड कर लें तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 560 to 570 यूरोज का आपका बिल बन जाता है अगर आप किसी प्राइवेट हाउसिंग में रह रहे हो। तो मैंने ये हाउसिंग की जो बात की है वो विद रिस्पेक्ट टू मैंने पोरी जो है वो बात की है, लेकिन हर सिटी के हाउसिंग की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप हेलसिंकी में चले जाएं तो वहां पे जो है वो प्राइवेट हाउसिंग जो है वो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी। तांपरे में भी जो है वो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी एज कम्पेयर टू पोरी। और ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो है वो शेयरिंग में रह रहे हैं या सेपरेट रह रहे हैं, आपका घर जो है वो कितना बड़ा है, और इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इवन हर सिटी में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी जो है वो वेरी कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हेलसिंकी के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं एस्पो की बात करूं तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है उसका जो है वो पर मंथ का जो रेंट है वो बेसिकली सिर्फ आई थिंक 10 यूरोज है। तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी जो है वो डिफर कर रही होती हैं। तो आपको हर जगह जो है वो डिफरेंट तरीके के पैसे पड़ जाते हैं, लेकिन ये एक मैंने बेसिक एक आपको बताया था। अगर आप किसी प्राइवेट हाउसिंग में रहते हैं तो आपको 560 to 570 यूरोज पड़ते हैं, और अगर आप स्टूडेंट हाउसिंग में रहते हैं, जहां पे जब मैं तांपरे में रहती थी तो मेरा बिल ऑलमोस्ट जो था वो 270 यूरोज था। तो मैक्सिमम 300 यूरोज तक का बिल आप लोग जो है वो पे करेंगे स्टूडेंट हाउसिंग के अंदर, जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। लेकिन प्राइवेट के अंदर जो है वो सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं होती और आपको हर चीज का जो है वो एक सेपरेट जो है वो बिल देना पड़ता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है बिटवीन स्टूडेंट हाउसिंग एंड प्राइवेट हाउसिंग। तो जब तक आप स्टूडेंट हैं तो उस टाइम को जो है वो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि वो बेसिकली आपके लिए बहुत चीप टाइम होता है, क्योंकि आप एक तो एक चीप हाउसिंग में रह रहे होते हैं और फिर एज ए स्टूडेंट जो है वो आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्काउंट भी मिल रहा होता है। लाइक कुछ रेस्टोरेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल जरीलो, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है अगर आप अपना स्टूडेंट कार्ड शो करें। इवन ट्रेन के ऊपर भी जो है और बस टिकट्स के ऊपर भी जो है वो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जब आप स्टूडेंट नहीं रहते, एक तो आपको प्राइवेट हाउसिंग में शिफ्ट होना पड़ता है एंड देन आपको हर चीज के अलग पैसे देने होते हैं। और लास्ट में एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जब आप लोग स्टूडेंट हाउसिंग में रह रहे होते हैं और वंस आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो आप उस स्टूडेंट हाउसिंग में 1 साल तक रह सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर आपको हाउस छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप लोग हाउस नहीं छोड़ेंगे तो और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए उनको कहाँ से जो है वो घर मिलेगा। और वीडियो के एंड में जो है वो कुछ और टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि जब भी आप किसी घर में मूव करें तो आप ये चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे घर में जो है वो बल्ब्स नहीं होते। तो या तो आप जिस कंट्री से आ रहे हैं तो आप एक जो है वो चूड़ी वाला बल्ब जो है वो ऑलरेडी अपने साथ लेकर आए, या फिर जो भी हाउसिंग कंपनी है आप उनसे पूछ लें कि वो आपको बता दें कि कौन से बल्ब जो है वो आपके कमरे के लिए सूटेबल होंगे, ताकि आप ऑलरेडी बल्ब लेकर आए। अगर आपके पास बल्ब नहीं है तो आप कोई भी सेकंड हैंड शॉप से या फिर कोई भी जो भी ग्रुप्स हैं गिव अवे ग्रुप्स फेसबुक के ऊपर, वहां से आप किसी से पूछ सकते हैं कि अगर किसी के पास कोई बल्ब है वो गिव अवे करना चाहता है तो आप वो बल्ब ले सकते हैं। मैं अभी जिस हाउसिंग में रह रही हूँ तो उसके अंदर बेसिकली बल्ब ऑलरेडी थे, और ये चीज मैंने ओनर से पहले ही कंफर्म कर ली थी, क्योंकि मुझे यही था कि मैं ताकि बल्ब अपने साथ लेकर आऊं। तो और एक ये वाला जो बल्ब मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली फ्यूज हो गया था, तो ये जो बल्ब ऑलरेडी लगा हुआ है ये वो बल्ब है जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं फिनलैंड आ रही थी। तो वो बल्ब फाइनली जो है वो काम आ गया, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हाउसिंग में ऑलरेडी जो है वो बल्ब था। तो आपको ये भी चेक करना होता है कि वहां पे बल्ब है या नहीं है। तो जब भी आप कोई हाउस देख रहे हो तो आप लोग ये देख लें कि उसमें वाटर इंक्लूडेड है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की उस सिटी में जो है वो क्या प्राइसेस हैं, वॉशिंग मशीन का क्या सीन है, होम इंश्योरेंस का क्या सीन है, सोना का क्या सीन है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बेसिकली चेक करनी होती हैं बिफोर यू मूव इनटू कोई भी हाउस। और ये चीजें ऐसी होती हैं जो कि ज्यादातर एक्चुअली एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होती, और जब आप रेंट कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी जो है वो हिडन कॉस्ट भी हैं। तो आई रियली होप सो कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी, जिसमें मैंने प्राइस कंपैरिजन किए हैं बिटवीन स्टूडेंट हाउसिंग एंड प्राइवेट हाउसिंग। और मैंने बहुत ही लाइक अपने एक्सपीरियंस से मैंने खुद पर्सनली जो रेंट दिया है या मैंने खुद पर्सनली जो पैसे दिए हैं उससे मैंने आपको शेयर करके बताया एक प्राइस कंपैरिजन, ताकि आपको एक आइडिया हो कि जब आप फिनलैंड आ रहे हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे जो है वो आपके लग सकते हैं। आई रियली होप सो ये वीडियो देखने में आपको मजा आया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई ऐसी चीज जो मैंने इस वीडियो में ना बताई हो, आप कमेंट डाउन करें और मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।